नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 27 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। पहला क्वेश्चन हमसे MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। फॉन्ट साइज क्या है? फॉन्ट साइज, जब हम MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट की साइज को बढ़ाने के लिए, साइज को घटाने के लिए हम फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। फॉन्ट साइज का मतलब है टाइप होने वाले टेक्स्ट की साइज। फॉन्ट साइज टाइप होने वाले टेक्स्ट की साइज को कम या ज्यादा करने के लिए यूज की जाती है। जो फॉन्ट साइज ऑप्शन है यह MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आपसे पूछा गया है MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। जब आप MS वर्ड में कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह 11 फॉन्ट साइज पर टाइप होता है। आपसे पूछा जा सकता है MS वर्ड में फॉन्ट साइज लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होती है। MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज की लिस्ट होती है या फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम मतलब अधिकतम होती है 72। MS वर्ड में जो फॉन्ट साइज की लिस्ट होती है या फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 और मैक्सिमम होती है 72। लेकिन MS वर्ड में हम फॉन्ट साइज को मिनिमम 1 तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम होती है 8, मैक्सिमम होती है 72, लेकिन हम MS वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज कर सकते हैं 1 तक और मैक्सिमम कर सकते हैं 1638 तक। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इससे फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज किया जाता है। फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज किया जाता है। MS वर्ड में हम कंट्रोल के साथ क्लोज वाले बिग ब्रैकेट को प्रेस करके भी फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, जो कि सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाएगा। सिंगल पॉइंट से यदि फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो हम कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करेंगे और फॉन्ट साइज को सिंगल पॉइंट से घटाने के लिए हम ओपन वाला बिग ब्रैकेट कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। मतलब कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट जो क्लोज वाला है वह फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से बढ़ाएगा और कंट्रोल के साथ ओपन वाला बिग ब्रैकेट फॉन्ट साइज को 1 पॉइंट से घटाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। MS वर्ड में जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होती है 11। हमने यहां पर फॉन्ट साइज को चेंज किया था, अंडू करने पर हमारी फॉन्ट साइज डिफॉल्ट कितनी हो गई है 11। जो फॉन्ट ऑप्शन है यह होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत शो होता है। यह फॉन्ट साइज की लिस्ट है, फॉन्ट साइज का ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट है, जिसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8, मैक्सिमम होती है 72। हम फॉन्ट साइज को शॉर्टकट की से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। शॉर्टकट की है फॉन्ट साइज को बढ़ाने की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है। हम फॉन्ट साइज को अधिकतम 1638 तक बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है 1638।
इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। जबकि फॉन्ट साइज को घटाने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है और फॉन्ट साइज को मिनिमम 1 तक घटाया जा सकता है, 1 तक हम फॉन्ट साइज को घटा सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 तक फॉन्ट साइज घट सकती है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट साइज को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से फॉन्ट साइज को घटाया जाता है। यदि आप सिंगल पॉइंट से फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ क्लोज वाला बिग ब्रैकेट प्रेस करें। इससे फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट बढ़ाया जाता है और कंट्रोल के साथ ओपन वाले बिग ब्रैकेट को प्रेस करने पर फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट से घटा दिया जाता है। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है? निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है। ऑप्शन नंबर ए है फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी है ब्राउजर, ऑप्शन नंबर सी है एप्लेट, ऑप्शन नंबर डी है एनिमेशन। जो यहां पर डेटा सुरक्षा से संबंधित खतरा है वह है फिशिंग। फिशिंग एक साइबर क्राइम होता है जो कि मैसेज के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से किया जाता है। इसमें अटैकर या जो साइबर क्रिमिनल होता है वह यूजर को कोई मैसेज या ईमेल सेंड करता है और जैसे ही यूजर उस ईमेल पर क्लिक करता है यूजर के डेटा को कॉपी कर लिया जाता है, यूजर के डेटा का मिसयूज किया जाता है। फिशिंग एक साइबर क्राइम का टाइप है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिशिंग। फिशिंग डेटा सुरक्षा से संबंधित एक खतरा है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से पूछा गया है। वेब ब्राउजर से, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। हमें अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर यदि कोई वेब पेज या वेबसाइट ओपन करनी है तो हमें वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। करंट टाइम पर कई प्रकार के वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, कई प्रकार के वेब ब्राउजर हैं। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि हमें ब्राउजर में नया टैब ओपन करना है तो हमें Ctrl+T को प्रेस करना होता है। Ctrl+T को प्रेस करने से ब्राउजर में एक नया टैब ओपन हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। Ctrl+D से वेब ब्राउजर में हम फेवरेट या बुकमार्क को ओपन कर सकते हैं। फेवरेट या बुकमार्क, Ctrl+D फेवरेट या बुकमार्क की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+N से हम नया विंडो ओपन कर सकते हैं। जो भी वेब ब्राउजर ओपन है उस वेब ब्राउजर की एक नई विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है। Ctrl+W से हम अभी जो भी टैब सिलेक्ट करें हैं वह टैब क्लोज हो जाता है। मतलब सिलेक्टेड टैब को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है। नए टैब को ओपन करने के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है। Ctrl+D से हम फेवरेट या बुकमार्क को ओपन कर सकते हैं और Ctrl+N से नई विंडो को ओपन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+T। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से पूछा गया है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल को
प्रेजेंटेशन कहा जाता है। पावर पॉइंट में जो फाइल क्रिएट होती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड, पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन कहा जाता है, पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहा जाता है। एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड होती हैं। हम जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं उसमें कंटेंट को मतलब जानकारी को स्लाइड पर तैयार किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें कई प्रकार की स्लाइड यूज करते हैं, अलग अलग स्टाइल की स्लाइड यूज की जाती हैं। स्लाइड की स्टाइल को ही कहा जाता है स्लाइड के लेआउट। स्लाइड की अलग अलग स्टाइल को कहा जाता है स्लाइड के लेआउट। जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड दी जाती है जो कि होती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड मतलब ऐसी स्लाइड जिस पर हम अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल टाइप करते हैं। टाइटल मतलब टॉपिक। जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक स्लाइड मिलती है जो कि पावर पॉइंट की डिफॉल्ट स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड। पावर पॉइंट में स्लाइड को ऐड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। Ctrl+M से हम पावर पॉइंट में स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल स्लाइड। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं पावर पॉइंट पर। यह हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। यदि हमें एक नई स्लाइड लेनी है तो हमें होम टैब के अंतर्गत न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहां पर हमें 9 प्रकार के स्लाइड लेआउट दिए जाते हैं, 9 प्रकार के। लेकिन जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी स्लाइड दी जाती है? टाइटल स्लाइड। यही हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डिफॉल्ट स्लाइड होती है। और नई स्लाइड को ऐड करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, Ctrl+M। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? MS वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? MS वर्ड से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड के लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ऑप्शन तो इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है, इंसर्ट। मैक्रो ऑप्शन व्यू टैब में प्राप्त होता है। थीम्स ऑप्शन डिजाइन टैब में प्राप्त होता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन है यह MS वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है और पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप होता है जहां पर ओरिएंटेशन ऑप्शन प्राप्त होता है। ओरिएंटेशन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ओरिएंटेशन कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती हैं। ओरिएंटेशन पेज के डायरेक्शन को शो करती हैं, डायरेक्शन को, पेज की दिशा को ओरिएंटेशन से शो किया जाता है। 2 ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में क्या होता है? पेज को लंबाई में मतलब कि वर्टिकल शो किया जाता है। एक होती है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, जिसमें पेज को चौड़ाई में मतलब हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती हैं। पोर्ट्रेट मतलब पेज को वर्टिकल लंबाई में शो किया जाता है और लैंडस्केप मतलब पेज को चौड़ाई में या हॉरिजॉन्टल शो किया जाता है। MS वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। MS वर्ड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओरिएंटेशन। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं MS वर्ड में। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है जहां पर हमें ओरिएंटेशन नाम का ऑप्शन दिया जाता है। पेज ओरिएंटेशन 2 होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सी होती है? पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मापा जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मापा जाता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें
हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। हमसे पूछा गया है प्रिंटर की क्वालिटी को ब्लैंक में मेजर किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रिजोल्यूशन को डीपीआई में मेजर किया जाता है। डीपीआई में प्रिंटर की क्वालिटी, जिसे प्रिंटर का रिजोल्यूशन भी कहते हैं, इसको डीपीआई में मेजर किया जाता है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच में प्रिंटर की क्वालिटी को या प्रिंटर के रेजोल्यूशन को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीआई। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी पावर बचत मतलब पावर सेविंग स्थिति है? विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी पावर बचत मतलब पावर सेविंग कंडीशन है? विंडोज में, विंडोज मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का भी एग्जाम्पल है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमसे पूछा गया है विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी एक पावर सेविंग कंडीशन या स्टेट है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? लॉग ऑफ। लॉग ऑफ का मतलब क्या होता है? लॉग ऑफ का मतलब होता है एक यूजर अकाउंट से बाहर आना। किसी यूजर अकाउंट से बाहर आने के लिए, लॉग आउट करने के लिए लॉग ऑफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करना मतलब एक ऑन कंप्यूटर को बंद करके दोबारा ऑन कर देना, यह तो रीस्टार्ट हो गया। लॉक करना मतलब कंप्यूटर में पासवर्ड सेट कर देना, लॉक कर देना। लेकिन यह तीनों पावर सेविंग स्टेट नहीं है। पावर सेविंग स्टेट कौन सी होगी? स्लीप, जिसे पावर सेविंग स्टेट भी कहा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज में स्लीप एक पावर बचत मतलब पावर सेविंग स्टेट या कंडीशन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब क्या है? पॉइंट डिवाइस मतलब पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जिनसे हम स्क्रीन के किसी फिक्स एरिया में पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। एंड ड्रॉ, ड्रॉ मतलब जिससे हम कोई ड्राइंग कर सकते हैं। पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस होगी यहां पर माउस। माउस, माउस जो कि एक इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, और माउस के द्वारा हम स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, माउस। माउस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, मतलब पॉइंटिंग और ड्रॉइंग डिवाइस है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्न में से किसको क्लिक करना चाहिए? एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए निम्न में से किसको क्लिक करना चाहिए? यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए किसको क्लिक करना चाहिए? एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एमएस एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक, जबकि एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट। एमएस एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक, एमएस एक्सेल का पेज कहलाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम का कलेक्शन होती है।
वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है, जबकि वर्कबुक मल्टीपल वर्कशीट का कलेक्शन होती है। एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं। हम एक वर्कबुक में जितनी भी वर्कशीट बनाते हैं सभी वर्कशीट हमें सीट टैब पर शो की जाती हैं। सीट टैब पर, सीट टैब हमारे एमएस एक्सेल की विंडो में बॉटम में शो होता है, जहां पर सभी वर्कशीट शो होती हैं। हमें जिस वर्कशीट पर जाना होगा उस वर्कशीट के नाम पर हम क्लिक कर देंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सीट टैब। वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए सीट टैब पर क्लिक करना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में सभी वर्कशीट कहां शो होती हैं? सभी वर्कशीट सीट टैब पर शो होती हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक फाइल बनाई है। फाइल मतलब वर्कबुक, जिसका नाम होता है बुक 1। एक वर्कबुक के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट दी जाती है। एमएस एक्सेल के न्यू वर्जन्स में एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट होती है, जबकि एक्सेल के पुराने वर्जन में एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होती हैं। एक वर्कशीट है जिसका नाम है शीट 1। अब यदि हमें और वर्कशीट चाहिए तो हम यहां पर प्लस पर क्लिक करके नई वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। वर्कशीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की भी होती है। शिफ्ट प्लस F11 से भी हम वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी एक वर्कबुक में 8 वर्कशीट हो गई हैं और 8 वर्कशीट के नाम हमें कहां शो किए जा रहे हैं? सीट टैब पर। यह एरिया कहलाता है सीट टैब। अभी हम सीट 1 पर हैं। अब यदि हमें सीट 2 पर जाना है तो हम यहां क्लिक कर देंगे। सीट 3 पर जाना है तो क्लिक कर देंगे। सीट 6 पर जाना है तो क्लिक कर देंगे। मतलब एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाने के लिए हमें सीट टैब पर क्लिक करना होता है। आपको यहां पर 2 शॉर्टकट की और तैयार करनी है। एक्सेल में एक वर्कशीट से अगली वर्कशीट पर जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करना होता है। कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करके हम नेक्स्ट वर्कशीट पर जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करने पर हम नेक्स्ट वर्कशीट पर आ सकते हैं, जबकि कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करने से हम प्रीवियस वर्कशीट पर आ सकते हैं। मतलब कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस वर्कशीट पर आने की शॉर्टकट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में कौन सी डायरेक्टरी में मशीन के लिए विशिष्ट निर्दिष्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं? लाइनेक्स में कौन सी डायरेक्टरी में मशीन के लिए विशिष्ट मतलब स्पेशल निर्दिष्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। ओपन सोर्स लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स को इंस्टॉल करने पर लाइनेक्स में कुछ फोल्डर भी क्रिएट हो जाते हैं। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक कुछ फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं। फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, जिनको बोला जाता है लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। लाइनेक्स में कुछ फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं जो कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। हमसे पूछा गया है कौन सी डायरेक्टरी में मशीन के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होती हैं? वह डायरेक्टरी होती है ईटीसी डायरेक्टरी। ईटीसी डायरेक्टरी में लाइनेक्स की सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइलें स्टोर होती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यूजर डायरेक्टरी में यूजर के प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। डेव डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल को स्टोर किया जाता है। लिब डायरेक्टरी में लाइब्रेरी फाइल को स्टोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईटीसी डायरेक्टरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हमें यहां पर 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो सकता, वर्क नहीं कर सकता, वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और किसी निश्चित वर्ग को कंप्लीट करते हैं, वह कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए, हमसे पूछा गया है कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वह है लाइनेक्स। लाइनेक्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स। एमएस वर्ड तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है। टैली भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइनेक्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का ब्लैंक प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का ब्लैंक प्रिंटर है। हमें एक प्रिंटर का नाम दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर और हमसे पूछा गया है यह किस प्रकार का प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है। प्रिंटर का क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। डेजी व्हील प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, एक एक कैरेक्टर को। और डेजी व्हील प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है और डेजी व्हील प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आरेख में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमें यहां पर एक प्रोसेस के स्टेप्स दिए गए हैं और हमसे बोला गया है यह जो ब्लैंक एरिया है यहां पर क्या आएगा वह हमें बताना है। आरेख में मतलब एक डायग्राम, एक चित्र हमें दिया गया है जिसमें हमें बताना है इस ब्लैंक एरिया में क्या आएगा। यहां पर स्टेप 1 क्या दिया गया? इनपुट डेटा। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करेंगे किससे? इनपुट डिवाइस से। डेटा इन कोडेड फॉर्म, डेटा को कोडेड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। देन यहां पर ब्लैंक है। फिर प्रोसेस्ड डेटा प्राप्त होगा और आउटपुट डिवाइस से हमें क्या दिख जाएगा? रिजल्ट। मतलब हमने कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया। डेटा को इनपुट हम किससे करेंगे? इनपुट डिवाइस से। फिर डेटा बदल जाएगा कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म मतलब 0-1 में बदल जाएगा। फिर हमें आंसर मिलेगा प्रोसेस्ड डेटा। यह किसके द्वारा मिलेगा? और उस प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट में शो कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक कंप्लीट डायग्राम से समझते हैं। हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं डेटा। हम इनपुट क्या करते हैं? डेटा। यह डेटा इनपुट होकर जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट होकर किसके पास जाता है? सीपीयू मतलब प्रोसेसर के पास, जो डेटा की प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट। यह आउटपुट कहलाती है
इंफॉर्मेशन। यह आउटपुट कहलाती है इंफॉर्मेशन, जिसको आउटपुट डिवाइस पर शो किया जाता है। मतलब हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर डेटा की प्रोसेसिंग करके हमें प्रोसेस्ड डेटा देता है, जो कि कहलाता है आउटपुट, जो कि होती है इंफॉर्मेशन, जिसे आउटपुट डिवाइस के द्वारा शो कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है, ब्रेन होता है। हम इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा कोडेड फॉर्म में बदल जाता है, फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है सीपीयू और हमें प्रोसेस्ड डेटा देता है, जो कि आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट के रूप में हमारे सामने शो कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। आपको रोम का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक विशेष हाई स्पीड मेमोरी है जो अस्थायी रूप से निर्देशों मतलब इंस्ट्रक्शंस और डेटा को संग्रहित करती है, जिसे सीपीयू अक्सर उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी है जो टेम्परेरी रूप से इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करती है, जिसे सीपीयू अक्सर उपयोग कर सकता है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। हमें 4 मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी एक सबसे फास्ट मेमोरी है जो टेम्परेरी रूप से डेटा को स्टोर करती है, और यह मेमोरी सीपीयू के द्वारा उपयोग की जाती है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी यह हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह हमारे कंप्यूटर की रैम है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम के डेटा को सीपीयू तक लाने के लिए और सीपीयू के डेटा को रैम तक ले जाने के लिए कैश मेमोरी वर्क करती है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि रैम और सीपीयू के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए यूज की जाती है। कैश एक टेम्परेरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जिसको सीपीयू के द्वारा उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी दूसरे नंबर की सबसे तेज मेमोरी भी है। कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है। यदि आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है, और यदि ऑप्शन में रजिस्टर दिया होगा तो आंसर होगा रजिस्टर, लेकिन यदि ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है तो फिर वहां पर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी दूसरे नंबर की सबसे तेज मेमोरी है, पहले नंबर की सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक सिमुलेशन, ग्राफिक्स, तरल गति की गणना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वैज्ञानिक सिमुलेशन, ग्राफिक्स, तरल गति की गणना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा के विश्लेषण जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से ऐसा कंप्यूटर जिसका उपयोग वैज्ञानिक सिमुलेशन, तरल गति की गणना, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और भूवैज्ञानिक डेटा का एनालिसिस करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, वह कौन सा कंप्यूटर है। आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एप्लीकेशन के आधार पर, पर्पस के आधार पर, साइज के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर।
पर्पस के आधार पर होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, और साइज के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो साइज में सबसे बड़ा होता है, कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होता है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट होता है। वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि किसी स्पेशल वर्क के लिए बनाया जाता है, जिसमें एक साथ लाखों करोड़ों प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं। वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर। इसका नाम ही है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब साइज में सबसे बड़ा, स्पीड में सबसे अधिक तेज और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होगा। वह होगा सुपर कंप्यूटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, भूवैज्ञानिक डेटा, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, इस प्रकार के डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान त्रुटि का पता लगाने के लिए ब्लैंक बिट्स का उपयोग किया जाता है। डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान त्रुटि मतलब एरर का पता लगाने के लिए ब्लैंक बिट्स का उपयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं, मतलब डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या डेटा को स्टोर करते हैं और उसमें कोई एरर आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किस बिट का उपयोग करते हैं। यह क्वेश्चन डेटा एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड से संबंधित है। यह क्वेश्चन डेटा एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड से संबंधित है। डेटा में जो एरर आती हैं उनको सर्च करने के लिए एरर डिटेक्शन कोड यूज किए जाते हैं और डेटा में आने वाली एरर को सुधारने के लिए, सही करने के लिए एरर करेक्शन कोड यूज किए जाते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है स्टोरेज के दौरान त्रुटि का पता लगाने के लिए ब्लैंक बिट्स का उपयोग किया जाता है। वह बिट्स होती हैं पैरिटी बिट। पैरिटी बिट एक ऐसी बिट है जिसका उपयोग बाइनरी डेटा में, बाइनरी डेटा मतलब 0-1 के डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होती है जिसको डेटा में ऐड किया जाता है और इससे डेटा में एरर को डिटेक्ट किया जाता है। मतलब डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान त्रुटि का पता लगाने के लिए पैरिटी बिट का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरिटी बिट। पैरिटी बिट एक एरर डिटेक्शन कोड होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नहीं है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नहीं है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर का एक टाइप है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेकिन स्क्रीन प्रिंटर नाम का कोई प्रिंटर नहीं होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। स्क्रीन प्रिंटिंग जो कि कार्ड को प्रिंट करने के लिए, बैग को प्रिंट करने के लिए, अलग अलग प्रकार के मटेरियल को प्रिंट करने के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग तो होती है, मैनुअल प्रोसेस होती है, लेकिन स्क्रीन प्रिंटर नहीं होता है। इंकजेट प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीन प्रिंटर नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACL का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में ACL का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर सुरक्षा मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी के संबंध में ACL का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। ACL एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि यह चेक करता है कि किसी यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है या नहीं दिया गया है।
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यह चेक करता है कि किस यूजर के पास किस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं, वह कहलाता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के अंदर सभी यूजर की एंट्री की जाती है। यूजर की एंट्री में यह जानकारी होती है कि कौन से यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है। उस एंट्री की एक लिस्ट होती है जिसे कहा जाता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें यह जानकारी होती है कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, और यह लिस्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में यूज की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड बूट प्रक्रिया आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। कोल्ड बूट प्रक्रिया आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोल्ड बूटिंग होती है वह आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है जो कोल्ड बूट प्रोसेस है वह आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। यह बूट शब्द का मीनिंग क्या है? बूट करना मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को बूट करना मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को बूट करना मतलब कंप्यूटर को ऑन करना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस भी रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं मतलब बूट करते हैं तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, मतलब कि ऑन नहीं हो सकता है। हमसे पूछा गया है कोल्ड बूट प्रक्रिया आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। बूटिंग के 2 टाइप होते हैं। जो बूटिंग प्रोसेस है इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है वार्म बूट। एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है वार्म बूट। कोल्ड बूट का मतलब क्या है? कोल्ड बूट का मतलब है एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपका एक कंप्यूटर अभी ऑफ है और आप इसको ऑन करोगे। ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूट कहलाता है। एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना कहलाता है कोल्ड बूट, जिसके लिए हमें कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करना पड़ेगा। कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करेंगे तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। एक बंद कंप्यूटर था उसको ऑन करना क्या कहलाता है? कोल्ड बूट, जिसके लिए हमें कंप्यूटर के पावर बटन को ऑन करना पड़ेगा। जबकि एक होती है वार्म बूट। वार्म बूट मतलब एक कंप्यूटर पहले से ऑन था जिसको हमने रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करना मतलब क्या कहलाता है? वार्म बूट। एक ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करना कहलाता है वार्म बूट, जिसके लिए हम एक शॉर्टकट की भी यूज कर सकते, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से हमारा कंप्यूटर रीबूट हो जाता है या रीस्टार्ट हो जाता है। मतलब एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना कहलाता है कोल्ड बूट, जबकि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीबूट या रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूट, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। हमसे पूछा गया है कोल्ड बूट प्रक्रिया आमतौर पर ब्लैंक द्वारा शुरू की जाती है। कोल्ड बूट मतलब ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पीसी को चालू करके, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर को चालू करके मतलब ऑन करके हमारा कंप्यूटर कोल्ड बूट होगा। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी को चालू करके हमारा कंप्यूटर कोल्ड बूट होगा। मतलब कंप्यूटर को ऑन करना कहलाएगा यहां पर कोल्ड बूट। यदि कंप्यूटर पहले से ऑन होता और उसको हम रीस्टार्ट करते तो वह कहलाता वार्म बूट, जिसके लिए हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट शॉर्टकट की का यूज कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी को चालू करके कोल्ड बूट प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कौन सा प्रिंटर तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाली इमेज बनाता है? कौन सा प्रिंटर तुलनात्मक रूप से
कम गुणवत्ता वाली इमेज बनाता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर की दो कैटेगरी होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी लो होती है जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की क्वालिटी हाई होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड भी स्लो होती है जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड फास्ट होती है। हमसे पूछा गया है कौन सा प्रिंटर तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाली इमेज बनाता है, मतलब दिए गए प्रिंटर में से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसका आउटपुट लो क्वालिटी का होता है, वह होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है मतलब इसकी क्वालिटी कैसी होगी, लो होगी। इम्पैक्ट प्रिंटर जो भी होते हैं उनकी क्वालिटी लो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लो क्वालिटी का आउटपुट देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।